हेलो बच्चों, तो आज हमारे सामने यूपी बोर्ड फिजिक्स मॉडल पेपर है जो कि 2022 में पूछा गया था, जिसका कोड जीबी है। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे और मैंने आपको बताया मॉडल पेपर लगाने से हमें एक आइडिया हो जाता है पेपर को कैसे लिखना है। और मैं आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा लिख करके कि कॉपी एक्चुअली में लिखने का तरीका क्या है, चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है अर्धचालक में संयोजकता बैंड तथा चालक बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, इससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो देखिए, संयोजकता आपने अर्धचालक पढ़ा होगा। अर्धचालकों में दो बैंडें होती हैं खासकर जो इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। एक संयोजकता बैंड होती है, एक चालक बैंड होती है। ठीक है, तो ये एक संयोजकता बैंड है और ये चालक बैंड है। तो कहा है कि इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल कितना होता है, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा है हाइड्रोजन परमाणु की तो उत्तरोत्तर कक्षा में कौड़ी संवेग होता है। तो देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के बता देता हूँ। हालांकि इस टॉपिक को मैं एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसी मॉडल पेपर के अंदर, जहाँ मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा। तो देखिए, ये नाभिक है और ये प्रथम कक्षा है, ये द्वितीय कक्षा है। तो इसमें कौड़ी संवेग, इलेक्ट्रॉन का कौड़ी संवेग कितना होता है? इसमें होता है प्रथम कक्षा है तो कितना हो जाएगा? h/2π। और इसमें कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा, तो इसमें कौड़ी संवेग कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 2h/2π। तो इन दोनों के कौड़ीय संवेग में कितना अंतर है? तो कैलकुलेट करोगे तो 2h/2π माइनस h/2π, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा h/2π। तो क्या कह रहा है? हाइड्रोजन परमाणु की तो उत्तरोत्तर कक्षा, कोई भी दो कक्षा ले लो आप, ठीक है, उनमें कौड़ीय संवेग में अंतर कितना रहता है? h/2π का अंतर रहता है, जो आपको हमेशा याद रखना है। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। तो हमें डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकालनी है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू 12.27 एंगस्ट्रॉम/रूट वी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और वी बराबर कितना दिया हमें? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको देखो, लैम्डा बराबर रख दोगे 12.27 डिवाइडेड बाई 500। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा बराबर, ये 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखिए, इसको ओवरऑल वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। देखिए, मैं 12.27 डिवाइड बाई आपके सामने कर देता हूँ तो आपको आइडिया रहेगा। तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो रूट, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है इतना, क्योंकि आपको वीडियो भी फास्ट करना है 5000। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे तो 70.7 बनाएगा। तो मैंने इधर रख लिया 70.71। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये 12.27 डिवाइडेड बाई 70.71, तो ये आ रहा है आपका 0.173 एंगस्ट्रॉम में। तो एंगस्ट्रॉम रख देंगे। तो कौन सा आंसर में चल रहा है? ये वाला। ठीक है, देखिए, मैं यहाँ कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैं कैलकुलेशन करूँगा तो आपके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, जो ऐसा मैं कभी नहीं चाहूँगा। ठीक है, अच्छा, इसको देखते हैं। यहाँ दिया है विद्युत चुम्बकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति का परास होता है। तो आपने पढ़ा होगा विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कुछ इस प्रकार से, गामा, डेल्टा, कई प्रकार की इसमें वो पढ़ी होंगी। तो उसी में पूछा है कि जो रेडियो आवृत्ति की जो परास होती है, रेडियो आवृत्ति की जो परास होती है वो कितनी होती है? तो रेडियो आवृत्ति की परास होती है 3 × 10⁻60। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है हमें 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी के श्रेणी क्रम संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टता B = 10√2 sin 200t लगाई गई है। तो B तथा I के बीच कलांतर निकालना है। तो चलिए बच्चों, तो देखिए, इसको इस क्वेश्चन को मैं आगे लूँगा, क्योंकि एक जब आपको डेरिवेशन कराऊंगा तब वहाँ पर मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तब तक अगला देख लेते हैं। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में आती है, तो वायु से कांच में, देखिए, मान लीजिए नीचे कांच का स्ट्रक्चर है, तो ये ऊपर है वायु। ठीक है, तो वायु से कांच में जाती है तो क्या होता है? तरंग दैर्घ्य इसकी घट जाती है। तरंग दैर्घ्य क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? घट जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी, इसका ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, इस वाले का ये ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें क्या दिया है। अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम समझाइए। तो गॉस का नियम क्या होता है? मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया है। ठीक है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो दी है कुछ इंपॉर्टेंट। तो देखिए, क्या है गॉस का नियम? ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ, मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जितना भी आवेश होगा, मान लीजिए Q1 Q2 Q3, जितना भी आवेश होता है उसका 1/ε0 क्या होता है? फ्लक्स होता है। ठीक है, क्या होता है? फ्लक्स। ठीक है, तो जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्या है, मैंने लिख के रखा है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, इस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक पृष्ठ लिया है जिसके अंदर 3 आवेश है Q1 Q2 Q3। ठीक है, इस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। तो इसके लिए मैं फ्लक्स रखूँ तो कितना आ जाएगा 5 = 1/ε और टोटल चार्ज। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन को कुछ मैथमेटिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 5 = 1/ε0 इंटू Q0। क्या कहा है कि जो नेट आवेश है, जो कुल आवेश है, इसके अंदर जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 गुना होता है। अब देखिए यहाँ पर जो φe है वो क्या है, वैद्युत फ्लक्स। ε0 कितना होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और समेशन ऑफ Q क्या है, उपस्थित कुल आवेश जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो कुछ देखिए आपको कुछ इसी प्रकार से सिक्वेंसली चीज़ों को लिखना है जिस प्रकार से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इससे क्या है कि आपका एक भी नंबर किधर भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो देखिए सिक्वेंसली आराम से देख लो। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के बीच विभवांतर और धारा का ग्राफ होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो धारा आपने पढ़ा होगा, ये इधर ले रखा हमने वोल्टेज और इधर ले रहा है धारा। ठीक है, तो इस एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया धारा और वाई पे क्या ले लिया वोल्टेज। तो ये जो धात्विक चालक के लिए कम वोल्टेज पर क्या होता है, एक लीनियर मिलती है, रेखीय ग्राफ मिलता है। कैसा मिलता है, रेखीय। ठीक है, और वहीं देखें जब टॉर्च के लिए देखें तो कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, अगला देखते हैं। केवल यहाँ ग्राफ ही बनवाए थे और कुछ नहीं था। यहाँ वो रखा है कि 20 वोल्ट विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कितना होता है, λ = 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, जो कि मैंने यहाँ प्रयोग किया था। देखिए आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर प्रयोग किया था। ठीक है, तो क्या होता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, तो λ = 12.27/√v और एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य, v क्या विभवांतर, और एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है 10⁻−10 मीटर। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का घ है, क्योंकि अभी तक हमने घ तक तो कर लिए। ठीक है, तो 2 का घ देखते हैं क्या किया है। एक चालक पर इतना कूलम धनावेश है, तो Q बराबर कितना दिया है 2.4 10⁻18 कूलम। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता है। तो सबसे पहले धनावेश है, तो मैंने बताया धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। धनावेश होने पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो पहला तो यही मिल गया। अब जरा देखना कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, तो फॉर्मूला क्या था, Q बराबर Ne। Q कितना दिया है 2.4 × 10⁻18 N। E का मान कितना होगा 1.6 × 10⁻90। ओके, अब जरा इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो n बराबर देखिए ये सब डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2.4 10⁻18 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19। इसको इसके नीचे ले गया हूँ। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, 8 से काट दूंगा ये 3 बार, और 2 से ये 2 बार कटेगा, और 2 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा, या 16 से काट दिए तो कितना आएगा 1.5, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 की पावर पॉजिटिव में से 19 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, n बराबर 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जरा समझते, देखो Q बराबर कितना दिया 2.4 10⁻−18, E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻90। तो n निकालना था, फॉर्मूला क्या था Q बराबर Ne। n यहाँ से निकालेंगे तो Q/E, Q का मान ये रख दिया और E का मान ये रख दिया। इससे 16 से इस काटेंगे कितना हो गया 1.5, ये पावर ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, घटा देंगे तो कितना आ जाए 10, तो आंसर कितना हो गया 15। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखेंगे, इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की थी। तो जरा देखिए उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है उसको क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो 10 सेंटीमीटर, और अवतल की कैसे लेते हैं नेगेटिव, तो कितना है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर नेट वो निकालेंगे फोकस दूरी तो क्या फॉर्मूला होता है 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1/f1 + 1/f2, तो 1/f, तो ये कितना दे रखा है 1/10 माइनस के 1/50। एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50, 10 से भाग दिया 5 बार गया, और 5 का गुणा माइनस 50 से भाग दिया 1 बार, 1 का गुणा किया 1, कितना आ जाएगा 5 में से 1 घटाएंगे तो 4/50 1/f। f बराबर निकालोगे तो 50/4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को समय अनुसार हम प्रयोग करेंगे, अभी के लिए रखते हैं इसी तरह। तो देखिए आगे क्या है, कहा है कि इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन था, एक उत्तल लेंस था और एक अवतल लेंस था, दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया था। ठीक है, तो मिला देंगे तो कुछ इस प्रकार की आकृति बन जाएगी। ठीक है, इस प्रकार की आकृति। तो कहा है कि इसके सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है। ठीक है, तो u बराबर कितना दिया है -25 सेंटीमीटर, कितना दिया -25। f बराबर कितना निकाला 50/4,
दूरी हमेशा क्या रखनी है आपको, नेगेटिव चिन्ह के साथ ही लेनी है, ठीक है। दूरी हमेशा नेगेटिव चिन्ह। तो हमसे पूछा है बी कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब, ठीक है। फोकस दूरी हमारी ये आई है। तो फॉर्मूला क्या होता है लेंस के लिए, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस के 1/u, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा। हमें निकालना है v। तो ये 1/f का मान कितना दिया है, 4/50। यहाँ रख देते हैं 4/50। अच्छा 1/v। अच्छा ये कितना दे रखा है, माइनस के 1/25। तो माइनस यहाँ रख देंगे माइनस 1/25। तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ से 1/b बराबर 4/50। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 1/25। एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 50। 50 से भाग देंगे एक बार 4, माइनस 25 से भाग देंगे 2 बार तो 2 का गुणा 1/b। 1/b बराबर कितना आ गया, ये हो जाए 2/50। तो b बराबर निकालेंगे तो 50/2। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया है। हमसे पूछा है कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखिए कला संबंध स्रोत क्या होता है कि यहाँ क्या किया जाता है, एक ही स्रोत को 2 स्रोतों में इस प्रकार विभाजित कर देते हैं। देखिए समझिए किस करेंगे कि मान लीजिए एक स्रोत है, ये कोई बल्ब है, ठीक है। यहाँ क्या है, कोई बल्ब, और यहाँ पर हमने एक ऐसा कार्डबोर्ड लगा दिया, ठीक है, जिनकी यहाँ से दूरी क्या है, समान है। तो ये क्या रहेंगे, एक समान दूरी पर है यहाँ से। तो समान तरंग दैर्घ्य के हिसाब से समान कला में यहाँ पर क्या पहुँचेंगे, तरंगे पहुँचेंगी। समान कला में यहाँ क्या पहुँचेंगे, समान कला में तरंगे पहुँचेंगी। तो ये क्या है, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और इन्हीं को क्या बोलते हैं, कला तरंग स्रोत, ठीक है। समझिए जरा, जब किसी प्रकाश के मूल स्रोत से, ठीक है, मूल स्रोत जैसे कि यहाँ पर बल्ब बनाया था, ठीक है, ये क्या बल्ब है, मूल स्रोत से 2 स्रोत बना दिए जाएं, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इस तरीके से 2 स्रोत बना दिए जाएं, दोनों स्रोतों की कला में समान परिवर्तन हो, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या है, दोनों स्रोतों की कला में समान परिवर्तन तो अतः कला में समान रहते हैं, तो ऐसे स्रोतों को क्या बोलते हैं, कला संबंध। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए कि किसी बिंदु, ये 2 बिंदु हैं और यहाँ पर क्या है, कोई लाइट सोर्स है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक साथ इनकी इंटेंसिटी हाई हुई, एक साथ प्रकाश ज़्यादा हुआ, ठीक है। तो इस पर भी क्या हो, प्रकाश एक साथ ज़्यादा होना चाहिए। अगर इस पर कम होता है तो इस पर भी कम होना चाहिए। यानी कि दोनों का जो कलाएँ होनी चाहिए, जो वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। तो इन दोनों स्रोतों को क्या बोलेंगे, ऐसे दोनों स्रोतों को बोलेंगे कला संबंध स्रोत, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है इसी प्रकार से पेपर में लिखना है। अब जरा अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये खंड सा का क्वेश्चन नंबर 3 का है। यहाँ दे रखा है एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। द्रव में लेंस की प्रकृति। तो आपको मैं बता दूं बच्चों, ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको कैसे करना है जरा देखिए। जैसा कहता जाता है वैसा हम पहले डायग्राम बनाते हैं। एक द्विउत्तल लेंस की बात की तो ये द्विउत्तल लेंस हो गया, ठीक है। और देखिए ये प्रश्न नंबर 1 है, तो यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या। तो ये क्या R1 नाम दे देते हैं। और इसकी ये प्रश्न नंबर 2 है, ये वाला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न नंबर 2 है, ठीक है, ये वाला प्रश्न नंबर 2 है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या इधर आएगी, तो ये क्या हो जाएगी R2। तो R1 क्या हो जाएगी नेगेटिव और R2 क्या हो जाएगी, सॉरी R1 क्या हो जाएगी पॉजिटिव, R2 कितनी हो जाएगी नेगेटिव। तो R1 बराबर कितना दिया है, वक्रता त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर और R2 कितना हो जाएगा, R2 बराबर -30 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे क्या क्या है कि 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में, तो द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है वायु के सापेक्ष, तो कितना दिया रखा है, एयर टू वाटर कितना दिया है 1.65। द्रव में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात की, ठीक है। कांच का अपवर्तनांक, तो एयर टू ग्लास कितना दिया है 1.5। तो जरा देखिए कि मान लीजिए इस लेंस को पानी के अंदर रख दिया जाए, तो कोई जो प्रकाश किरण है वो कहाँ से आएगी, पानी से। देखिए पानी से लेंस के अंदर जाएगी, तो हमें इसका जो अपवर्तनांक होगा वो कौन सा रखना पड़ेगा, वाटर टू ग्लास, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी निकालनी, तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2। ये n क्या होता है, n होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ कहाँ से जा रहा है, पानी में से कांच में जा रहा है, पानी से कांच, तो वाटर टू ग्लास हो जाएगा यहाँ, वाटर टू ग्लास। तो हमें n बराबर ये रखना है, तो n की जगह क्या रख देते हैं, वाटर टू ग्लास। तो यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई समस्या होगी नहीं। तो यहाँ से वाटर टू ग्लास निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, तो देखो कैसे निकालेंगे, ये हमने पढ़ा है एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास और ग्लास टू एयर कितना होता है 1 होता है। एयर टू वाटर कितना दे रखा है 1.65, वाटर टू ग्लास हमें निकालना है और ग्लास टू एयर नहीं दे रखा, तो इसको उल्टा कर देंगे एयर टू ग्लास को। तो यहाँ से ग्लास टू एयर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1.5 हो जाएगा। तो 1/1.5 = 1,
यहाँ से अगर वाटर टू गिलास निकालो कितना हो जाए, वाटर टू गिलास इक्वल टू ये उधर पहुँचा है ऊपर और ये डिवाइड में, तो 1.5 डिवाइड बाई 1.65, ठीक है। इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, 1/f बराबर कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.65 माइनस 1/R1 कितना दिया है 15, और ये कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए इसको इधर करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 1.5 माइनस 1.65, इनका एलसीएम लेंगे 30 और 2 + 1, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1.5 में तो 1.65 घटाएंगे तो माइनस के इसको देखिए घटाइए 0.15 डिवाइडेड बाई 1.65, देखिए ये 3 हो जाए तो इसको क्या कर दें 1/10, तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो 15 से ये 11 बार कट जाएगा, तो यहाँ से 11 धाड़े 110, तो कितना हो जाएगा 1/f बराबर माइनस के 1/110, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी फोकस दूरी। अब जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कहा है बोर के परमाणु के बोर मॉडल की अभिग्रहिति बताइए। अभिग्रहिति का मतलब होता है क्या क्या परिकल्पनाएं थी जो बोर ने मानी थी। तो देखिए बोर की जो परिकल्पनाएं थी वो सबसे पहली परिकल्पना जो थी तो कहा था कि परमाणु क्या है, एक खोखला है, ठीक है। परमाणु क्या अंदर से खोखला और एक उदासीन कण है। उदासीन का क्या अर्थ होता है, उदासीन का अर्थ होता है कि इसके ऊपर अब इसका जो मान है वो कितना है 0 है, ठीक है। अब इसका मान कितना है 0, और कहा था कि इसमें एक नाभिक होता है जो इसकी कहाँ होता है केंद्र पर होता है। तो जरा पढ़ते हैं इसकी परिकल्पना को एक एक करके। परमाणु एक खोखला वैद्युत उदासीन कण है, ठीक है। परमाणु क्या है, एक खोखला वैद्युत उदासीन कण है। परमाणु के केंद्र पर क्या होता है नाभिक होता है, ये बात हो गई हमारी। और एक बात विशेष, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि कहीं भी नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके क्लास में ब्रेंच फिक्स हैं तो आप इन ब्रेंचों पे बैठ सकते हो, ठीक है। इन ब्रेंचों, ऐसा नहीं करोगे कि आप बीच में बैठ जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे। तो कहाँ रहते हैं आप, डेस्क के ऊपर ही बैठते हो, ठीक है। तो यही बात की जाती है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित कक्षाओं में ही होते हैं, ठीक है। निश्चित कक्षाओं में रह के क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है। और इनकी कक्षाओं में ऊर्जा क्या रहती है, समान रहती है, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं। तो देखिए जब मैंने बात की थी इसको मैं आगे समझाऊंगा, आगे है वो पॉइंट। किसी भी निश्चित कक्षा की निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय समय h/2π का पूर्ण गुणक होता है। यानी अगर कोई भी क्या है, देखिए ऐसे समझो कि ये जो कोई परमाणु की कक्षा है इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा h/2π का पूर्ण गुणक होगा। यदि पहली कक्षा में तो 1 का गुणा कर देंगे, दूसरी कक्षा में तो 2 का, तीसरी कक्षा में तो 3 का, अगर चौथी कक्षा में तो 4 का कर देंगे, और 5वीं कक्षा में तो 5 का कर देंगे, 6वीं तो अगर nवीं कक्षा में पूछो तो क्या हो जाए n, ठीक है। n का क्या मतलब है, यहाँ कोई भी नंबर की कक्षा हो सकती है, ठीक है। तो ये बात हुई थी कि निश्चित ऊर्जा की कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूमेगा, तो निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। तो अगला समझते हैं। देखिए ऐसे समझो, मान लीजिए मैंने इधर लिख के भी रखा है कि प्रथम कक्षा का कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय संवेग निकाला है। प्रथम कक्षा का कोणीय संवेग निकालने कितना हो जाएगा, L से प्रदर्शित करते हैं तो 1h/2π, ठीक है, h/2π। और दूसरी कक्षा का पूछे तो कितना हो जाएगा 2h/2π। तो देखिए यहाँ 2 कर दिया गुणा। अगर तीसरी का पूछे इसी तरह, तृतीय कक्षा का कोणीय संवेग, ठीक है, तो तीसरी कक्षा का कोणीय संवेग पूछेंगे तो ये कितना हो जाएगा L3 = 3 का गुणा कर देंगे 3h/2π। इसी प्रकार चौथी, 5वीं, 6वीं, तो मैंने यहाँ निकाल के रखा nवीं कक्षा का कोणीय संवेग ln/n × h/2π, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या ले रखा मैंने, परमाणु की स्ट्रक्चर को बनाया। ये क्या है, नाभिक है, और ये क्या है, प्रथम कक्षा है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है। तो यहाँ के लिए कोणीय संवेग लिखूंगा तो h/2π, यहाँ के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 2h/2π, इस वाले के लिए लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 3h/2π। ओके, आगे की इस प्रकार बढ़ती जाएंगी। तो देखिए अगली परिकल्पना क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है, ठीक है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में आता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है, और वहीं जब ये उच्च से निम्न में आ जाता है तो ऊर्जा को क्या करता है, निष्कासित करता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा में आता है तो ऊर्जा अवशोषित करता है, और यह अवशोषित ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होती है। तो जरा समझते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, और ये क्या है, नाभिक है।
और ये एक इसकी कक्षा है, n बराबर नाम दे देता हूँ, n बराबर 2 दे देता हूँ। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदना चाहता है तो इसको इतनी ऊर्जा की एनर्जी चाहिए जितना इन दोनों की ऊर्जाओं के अंतर में इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में, इसको क्या बोलेंगे, निम्न ऊर्जा स्तर है, इसका क्या उच्च है, ठीक है। तो जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है, अंदर ले लेता है अपने, ठीक है। क्या करता है, ऊर्जा को अवशोषित कर जाता है, खा जाता है, ठीक है। और वहीं जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कूदता है तो क्या करता है, एनर्जी निकालता है, क्या करता है, एनर्जी निकालता है फोटोन के रूप में, ठीक है। जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में कूदता है तो क्या करता है, एनर्जी निकालता है, और जब निम्न से उच्च में आता है तो ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो मान लीजिए इसकी एनर्जी कितनी है, E1 और इसकी एनर्जी कितनी है, E2, ठीक है। तो इनकी ऊर्जा में अंतर कितना होगा, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h न्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा, जरा देखो समझते हैं। तो देखिए यही बात की गई थी, जबकि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में आता है तो ऊर्जा निष्कासित करता है, निकालता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने केवल थोड़ा सा भाग लिया हुआ है, ये पूरा परमाणु नहीं बनाया हुआ है, ठीक है। ऊपर की कुछ काट लिया है, ऐसा समझ लीजिए। तो जरा देखिए, इसको मैंने E1 ऊर्जा स्तर है और इसका क्या E2 ऊर्जा स्तर है। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो क्या करता है, ऊर्जा को ये क्या करता है, निष्कासित करता है, ठीक है। ऊर्जा को क्या करता है, निष्कासित। और जब ये निम्न से उच्च में आता है तो क्या करता है, ऊर्जा को लेता है, ठीक है। तो इसकी ऊर्जा कितनी मानी हुई है, E2, और इसकी कितनी E1। तो E2 माइनस E1 बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू, ठीक है। न्यू का मान कितना होता है, C अपॉन लैम्डा, कितना होता है, C अपॉन लैम्डा, याद रखोगे। तो SC अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, SC अपॉन डेल्टा E। यहाँ पर h क्या है, प्लांक स्थिरांक है, डेल्टा E क्या, ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा में अंतर, इन दोनों की ऊर्जाओं में अंतर। C क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल। तो देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ दिया है विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र अवयव लिखिए, ठीक है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए जब कोई आवेशित कण दोलन करता है, ठीक है, दोलन करता है मतलब दोलन मतलब कभी त्वरित होता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। कैसा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र। तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या करता है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो ये एक दूसरे को इस प्रकार उत्पन्न करते रहते हैं, ठीक है। और इस उत्पन्न करने के दौरान क्या चलती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। जरा समझते हैं। जब कोई त्वरित आवेश, ठीक है, जब कोई त्वरित आवेश द्वि के स्थान मतलब क्या है कि स्पेस में कहीं भी, ठीक है, द्वि के स्थान में दोलन करता है, ठीक है। दोलन मतलब अपने आप को रिपीट करता है। तो इसके दोलन से परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ध्यान रखना बच्चों, यही बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखोगे कि कोई आवेशित कण क्या करेगा, दोलन करेगा तो परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। और यह परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यह परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र, ध्यान दीजिए, यह परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। जाग जाइए, ध्यान से समझो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे उत्पन्न करते रहते हैं। परिणाम स्वरूप, ठीक है, परिणाम स्वरूप इनके एक दूसरे उत्पन्न करने से क्या होगा, परिणाम स्वरूप तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें क्या होते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं, ठीक है। ये लास्ट ईयर पूछे गए क्वेश्चन है। अब आगे पूछा है कि इनका ग्राफ आरेख भी खींचे। तो यहाँ मैंने खींच रखा है, जरा समझिए इसको। और याद रखना है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें प्रकाश की चाल से चलती है निर्वात में, तो प्रकाश इनकी चाल कितनी होती है, तो चाल बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात में। तो जरा समझिए। तो यहाँ देखिए ये क्या है, संचरण की दिशा, तरंगें इधर की ओर चल रही है, एक्स दिशा में, क्या कर रही है, तरंगें एक्स दिशा में चल रही हैं। और ये क्या है, बाई। तो बाई में वैद्युत क्षेत्र बना था। देखिए पहले तो वैद्युत क्षेत्र कितना था, 0 था, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, यहाँ चार्ज ले रखा है, ये ऑसिलेट करेगा, तो धीरे धीरे वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। तो वहीं क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी। तो वैद्युत क्षेत्र जैसे ही मैक्सिमम हुआ, वैद्युत क्षेत्र मैक्सिमम हुआ, तो ये क्या हो रहा है, वैद्युत क्षेत्र देखिए यहाँ से आता बढ़ा, फिर घटना स्टार्ट किया। तो उस दौरान क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी इसके बढ़ने के साथ क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है, क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता जाता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र का जो ग्राफ है वो मैंने इस तरीके ये बना रखा है, ठीक है, ब्लैक से। ये वैद्युत क्षेत्र का ग्राफ है, और इसमें ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर से दर्शाया हुआ। और वहीं चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस तरीके। और याद रहे कि वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत क्षेत्र घटक तथा चुंबकीय क्षेत्र घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऐसे समझिए कि यदि तरंगें
देखिए तरंगें ऐसे चल रही हैं तो वैद्युत क्षेत्र किस तरीके से चलेगा, इस तरीके से, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, शायद आप मेरे मोशन को देख पाओ तो देखिए अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, लाइक दिस, इस वाले तरीके से, जैसा कि मैंने इसमें दिखाया है, ये क्या है, बी वेक्टर से प्रदर्शित कर देता हूँ। चुंबकीय क्षेत्र कैसे चल रहा है, इस तरीके से चलता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र कैसे चलेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन दिया है, एक हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हाइड्रोजन परमाणु का एक न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के परमाणु का द्रव्यमान, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और हीलियम परमाणु के परमाणु द्रव्यमान क्रमश AMU में ये दे रखे हैं, ठीक है। तो जरा समझिए, मान लीजिए कोई हीलियम परमाणु, ये क्या है, कोई हीलियम परमाणु, इसको तोड़ना चाहते हैं, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना चाहते हैं, तो ये कहना है कि हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखिए समझिए कि जो हीलियम परमाणु होता है उसमें कितना, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2 होता है। प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। तो जरा देखिए न्यूट्रॉन समझते हैं। तो देखिए हीलियम का परमाणु का कितना दे रखा है, हीलियम का मास कितना दे रखा है हीलियम का, ये दे रखा है 4.002603 AMU, ठीक है। अच्छा न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है, ये न्यूट्रॉन का दे रखा है, तो न्यूट्रॉन का मास कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.008665। और हाइड्रोजन का कितना दे रखा है, तो ये कितना है, प्रोटॉन का कितना है, ये दे रखा है 1.007828, ठीक है। तो हीलियम परमाणु को यदि तोड़ेंगे तो ये किसमें टूटेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आपने द्रव्यमान क्षति पढ़ी होगी कि इसका जो द्रव्यमान होता है, जो इनका द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि इन दोनों का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है। तो डेल्टा M निकालते हैं, द्रव्यमान क्षति निकालते हैं, ठीक है। द्रव्यमान क्षति कितने की हुई है, तो इसका मास ले लेंगे, ठीक है। तो मास ऑफ हीलियम, 2He4 माइनस कितना प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन और माइनस के 2 प्रोटॉन, तो निकालें कितना हो जाएगा 4.002603 माइनस, देखिए 2 को कॉमन कर लेता हूँ, तो 1.008665 प्लस 1.007828, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों आ जाएगा लगभग मैंने कैलकुलेट करके रखा है 0.030377 AMU, ठीक है। तो कितना मास आ जाएगा, मास में डिफेक्ट कितना हुआ है, द्रव्यमान क्षति कितनी हुई, इतनी हुई है, ठीक है। ये क्या है, द्रव्यमान क्षति, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति कितनी हो गई, ये दे रखा है। अच्छा हमें निकालनी है कितनी ऊर्जा देनी होगी, तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है कि इसको ऊर्जा के टर्म में बदलना है, इसकी द्रव्यमान क्षति को, तो क्या कर देंगे, एक AMU रखना होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो डेल्टा M इंटू कितना हो जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। डेल्टा M कितना है, तो देखिए इसको एनर्जी निकालेंगे, मोड लगा लेते हैं, इससे क्या हो जाएगा प्लस 0.03037 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 931, तो कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा लगभग 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो ये आ गया आपकी एनर्जी। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पूछा है प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक n और सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में लिखिए। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M/2 डिवाइडेड बाई साइन A/2, ठीक है। 3 नंबर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ये सब डिफाइन करना है। n क्या है, अपवर्तनांक, क्या है, अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक। A क्या है, प्रिज्म कोण, और डेल्टा M क्या है, अल्पतम विचलन कोण। बच्चों किसी भी फॉर्मूले को आप लिखो तो ये चीज़ें बता दिया करो कौन सी चीज़ क्या है, विचलन कोण, ओके। अब जरा समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी और दे देता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल भी दे देता है कभी कभी। इससे क्या है कि आप इसके थोड़ा सा पढ़ लिया है तो इसके बारे में जान भी लो, ठीक है। तो कुछ प्रिज्म के इस तरह के दिखता है, इस तरीका दिखता है, मैं 3D में बना देता हूँ इसको। शायद आप लोगों ने लेबोरेटरी में अगर प्रिज्म को कभी देखा हो तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से होता है प्रिज्म, ठीक है। तो मैंने 3D में बनाने का प्रयास किया है। तो ज़रा देखिए ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है यहाँ बना देता हूँ, ये 2D में सामने से देख रहे हैं, ये जो होता है इसको बोलते हैं प्रिज्म कोण, इसको बोलते हैं प्रिज्म। मान लीजिए कोई किरण आती है तो जानी तो वो इस तरीके से चाहिए थी, बट चली ऐसे आती है, ठीक है। और इसको ये निर्गत किरण है, ये आपतित किरण है, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये वाला होता है आपका डेल्टा M, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैसे आपको इस सब की ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया है।
तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक 50 वाट तथा 100 वाट के वैद्युत बल्ब को 200 वोल्ट तथा 50 वाट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में जुड़े आवश्यक संधारित्र की धारिता वाला धारिता निकालनी है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ये वोल्टेज है। ठीक है, वोल्टेज। तो जरा समझते हैं। तो देखिए हमें P बराबर कितना दिया, 50 वाट। ठीक है, पहले समझा देता हूँ। एक 50 वाट का 100 वोल्ट के लैंप को 200 वोल्ट और 50 के विद्युत मेन से जोड़ा गया। तो कोई लैंप है, मान लीजिए ये, और इसकी क्षमता कितनी है, P बराबर 50 वाट। ठीक है, 100 वोल्ट के लैंप को, इसका वोल्टेज कितना था, 100 वोल्टेज था। लैंप को 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के, तो क्या किया गया है, 200 वोल्ट। ठीक है, 200 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया है। ठीक है, लैंप को जलाने के लिए उसके श्रेणी क्रम में एक आवश्यक संधारित्र लगा देते हैं। तो श्रेणी क्रम में मान लीजिए यहाँ पर एक संधारित्र लगा दिया। तो कहा है कि इस संधारित्र को लगाने की जो ज़रूरत है उसकी धारिता कितनी होगी। ठीक है, सी पूछा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आपका CR सर्किट से, RC सर्किट से। ठीक है, तो ज़रा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो P बराबर कितना दिया, मैंने यहाँ सॉल्व करके दे रखा है। तो देखिए P बराबर हमें कितने दिया है, 50 वाट। ठीक है, B बराबर कितना दिया है, 100 वोल्ट। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दिया, आवृत्ति दिया हमें 50 हर्ट्ज। ठीक है, मेंस कितना दिया है, 200 वोल्ट सप्लाई पे जोड़ा गया है। तो देखिए बल्ब का अगर प्रतिरोध निकालें, इस बल्ब का प्रतिरोध R बराबर निकालें तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन P। B कितना दिया है हमें, B दे रखा है 100 वोल्ट, 100 गुणा 100, P कितना दे रखा है हमें, 50। ठीक है, इससे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2। तो R बराबर कितना आ गया, 200 ओम। कितना हो जाएगा, इससे बल्ब का प्रतिरोध कितना है, 200 ओम। ठीक है, जिसको मैं देखिए कुछ इधर ड्रॉ कर देता हूँ अब इसको समझाने के लिए। ये संधारित्र लगा हुआ है और अब इस बल्ब की जगह क्या लगा सकता हूँ मैं, प्रतिरोध लगा सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 200 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया, 200 ओम आया था। ठीक है, 200 ओम R बराबर, और C हमें निकालना है। तो जरा देखिए, अगर मैं पूछूं कि इसमें से धारा कितनी गई है, तो फॉर्मूला कितना होता है, इसमें से जो गुजरने वाली धारा है, तो P बराबर BI। कितना होता है, P बराबर BI। तो P बराबर I निकालना है तो कितना हो जाएगा, P अपॉन B। ठीक है, तो P कितना है इसका, P दिया था P बराबर 50 वाट। तो B बराबर निकालेंगे तो I बराबर कितना आया, I इक्वल टू P कितना 50, और वोल्टेज कितना दे रखा है, 200 से जोड़ा गया। काट देंगे इसको तो निकालेंगे तो 5 से 4 बार कट गया, तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो देखिए ये 0.25 आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि हमें क्या निकालना है। यहाँ तक तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया है। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया। अगर मैं पूछूं कि इसका जो प्रतिघात है वो कितना होगा, ठीक है, अगर इसका प्रतिघात पूछा है तो जेड निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरी दशा में समझिए इसको, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं। अब जरा देखिए दूसरी दशा में परिपथ में धारा देखते हैं। ठीक है, तो I बराबर कितना आया, B अपॉन जेड। ठीक है, तो जेड निकालो, इस परिपथ की टोटल प्रतिबाधा, इस परिपथ की टोटल प्रतिबाधा निकालो कितना हो जाएगा, तो I इक्वल टू B अपॉन जेड। तो जेड बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, B अपॉन I। ठीक है, तो देखिए I निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी मैंने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, देखिए B बराबर कितना है, 2000। ठीक है, 2000, और I कितना है, 0.25। इसे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 ओम। ठीक है, तो B बराबर कितना आ जाएगा, 400 ओम। तो देखिए अब आपको Z आपको मिल गया, Z कितना आया, 400 ओम। ठीक है, R आपको मिल गया कितना आया, 200 ओम। ठीक है, तो R बराबर कितना है, 200 ओम, और Z बराबर कितना है, 400 ओम। ठीक है, अब क्या हमें इसकी जो प्रतिबाधा होती है, CR सर्किट की आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसकी CR सर्किट की जो प्रतिबाधा होती है वो कितनी होती है, XC बराबर जो प्रतिबाधा होती है Z बराबर कितना हो जाएगा, √R² प्लस XC। ठीक है, XC का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है इसमें से XC। ठीक है, XC निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, Z² माइनस के R²। देखिए इसको स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट को इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा। तो R बराबर निकालेंगे तो XC कितना है, 400। ठीक है, 400 का Z² माइनस के 200 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 1200। ठीक है, रूट में 1200 सॉल्व करने पे XC कितना हो जाएगा, 200√3 ओम। ठीक है, तो XC का मान कितना होता है बच्चों, 1/ω/c। कितना होता है, 1/ω/c। तो XC बराबर ओमेगा कितना होता है, 1/2πf, और ये क्या है, C। तो XC निकालना है तो C बराबर कितना आया, 1/2πf इंटू एक्स इंटू सी। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब जरा इसको सिक्वेंसली समझ लो। ठीक है, जो दिया था, P बराबर दिया था 50 वाट, B बराबर 100 वोल्ट, और F बराबर कितना दिया था, 50 वाट। इतना मेंस से जोड़ा गया था। ठीक है, ये क्या था, मेंस वोल्टेज था। ठीक है, तो बल्ब का प्रतिरोध निकाला तो R बराबर
आर बराबर कितना आ गया 200 ओम, ठीक है। 1000 100 ठीक कितना हो जाए 10,000, 10,000 में 50 से भाग मारोगे 200। अगर पर बल्ब में धारा आप देखें तो कितना हो जाए P अपॉन बी, पी कितना है 50, धारा वोल्टेज कितना है 200, तो यहाँ से कितना आया आई इक्वल टू 0.25 एम्पियर, ठीक है। और दूसरी दशा में देखें कि जब परिपथ में क्या लगा दें तो देखो आई बराबर कितना आया बी अपॉन जेड, ठीक है। तो जेड बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जेड बराबर निकालोगे तो बी अपॉन आई, ठीक। बी कितना दिया है 200 दिया था और ये 0.25, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 400 ओम आ जाएगा, ठीक है। कितना आया 400 ओम। जेड स्क्वायर प्रतिबाधा कितनी होती है, जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, तो एक्सी निकालेंगे तो कितना आ गया 200√3। यहाँ से एक्सी का मान निकाला तो 1/ओमेगा c, तो ओमेगा मान कितना है 1 देखिए ओमेगा कितना होता है 2πf और सी दे रखा है, सी बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2πf। तो देखिए सी तो उधर पहुँच गया, एक्सी को इधर भेज दिया, तो सी बराबर 1/2 और पाई की वैल्यू 3.14 और एफ कितना दे रखा है 50, सी का मान कितना है 200√3। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सी इक्वल टू 9.20 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो आगे क्वेश्चनों को देखते हैं। तो देखिए कहा है विभव मापिका सिद्धांत परिपथ की सहायता से समझाइए। देखिए विभव मापिका जो सिद्धांत होता है वो विभव प्रवणता पर आधारित है। क्या है, विभव प्रवणता पर आधारित है, ठीक है। तो विभव मापिका सिद्धांत विभव प्रवणता पर आधारित है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसमें 1 मीटर लंबा इसमें 1 मीटर लंबा एक समान व्यास का, ठीक है। व्यास का मतलब है कि कहीं पे भी उसके मोटाई चेंज ना हो, ठीक है। तो इसमें 1 मीटर लंबा व्यास का धातु का प्रतिरोध तार ए बी होता है, जो कि देखिए इसमें दिखाया गया ए बी तार, ठीक है। यहाँ पॉइंट लिखना मैं भूल गया, ठीक है। ये क्या एक तार है जो कितना लंबा है 1 मीटर लंबा, याद रखना है 1 मीटर लंबा ये तार रहता है, ठीक है। तो 1 मीटर लंबा तार है, इसका एक सिरा ए, ठीक है, बैटरी के धन ध्रुव से, देखिए बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है, तथा दूसरा सिरा कुंजी की सहायता से बी से जुड़ा रहता है, ठीक है। धारा नियंत्रक द्वारा बी से जोड़ दिया जाता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब जरा देखिए ये क्या है 1 मीटर लंबा तार है, इसका ए सिरा बैटरी के धन ध्रुव से तथा इसका बी सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से कुंजी के द्वारा एक धारा नियंत्रक से जुड़ा है। अब इसमें ये क्या है, देखिए ये इस वोल्टेज मान लीजिए सेल का विद्युत वाहक बल दिया है जिसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके सिर ऊपर क्या लगाया है, ये एक सेल लगाया होगा और यहाँ पर एक जॉकी जोड़ दी जाती है। अब इस जॉकी को क्या करेंगे, इधर उधर टच करेंगे, ठीक है। तो तब तक चेक करते रहेंगे कि जब तक इसमें जो बहने वाली धारा है जॉकी में वो 0 ना हो जाए। उस समय क्या होगा कि मान लीजिए इस जगह पर मिल गया हमें वो पॉइंट, ठीक है। इस जगह क्या मिल गया कि यहाँ जॉकी में बहने वाली धारा कितना आई बराबर 0। तो इसके सिरों का जो वोल्टेज होगा, ठीक है, इसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा E = K × L, ठीक है। के इसका आपको दिया होता है, ठीक है। तो कितनी मान लीजिए यहाँ से 2 मीटर दूरी पर मिला तो कितना आ जाए K × 2, तो इसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाए E = 2K, ठीक है। आपको एक न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं करना है, इस प्रकार से इसको लिखना है। अगला देखते हैं, न्यूमेरिकल है ये। यहाँ दे रखा रेल की 2 पटरियाँ आपस में तथा जमीन से पृथक रहते हैं। तो समझिए मान लीजिए ये 2 रेल की पटरियाँ हैं, ठीक है, एक दूसरे से मिली वोल्ट मीटर द्वारा, ठीक है, कोई वोल्ट मीटर बी द्वारा जोड़ी है, ठीक है। वोल्ट मीटर से जोड़ा गया। जब इन पर ट्रेन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन दौड़ती है, ठीक है, ट्रेन दौड़ती है तो मिली वोल्ट का पाठ्यांक, इसमें पाठ्यांक बी कितना होगा, ठीक है, बी पूछा हमसे। पाठ्यांक क्या होगा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, मान लीजिए जो वैद्युत क्षेत्र है चुंबकीय क्षेत्र है वो आपकी ओर आ रहा है, ठीक है। एक कोई ट्रेन है, मान लीजिए ट्रेन के तौर पे मैं इसको ले लेता हूँ, तो ट्रेन कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। तो मैं इस तरीके से बना ले रहा हूँ, ठीक है, ट्रेन के तो इस तरीके से आपकी ओर आ रही है और ट्रेन का बेग कितना बी = 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी बराबर कितना दिया है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या आपकी ओर है, ठीक है, ऊपर की ओर है आपकी ओर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ रहा है ऊपर की ओर, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना दिया है, बी बराबर दिया है 0.2 10⁻⁴। तो देखिए बी तो इधर है और चुंबकीय क्षेत्र आपकी ओर है, थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। और इन दोनों पट्टियों के बीच की दूरी का पट्टियाँ परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, कितनी दूरी पर 1, तो कितना हो जाएगा इनके बीच की दूरी कितना है, दूरी बराबर डी बराबर दिया है 1 मीटर, ठीक है। तो एल बराबर कितना दिया 1 मीटर। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, बी बराबर, तो हमारे पास फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो ई बराबर BBL sin थीटा, ठीक है, BBL sin थीटा। तो जरा देखिए ई बराबर बी कितना है 0.2 × 10⁻⁴ और वी कितना दे रखा है 180। देखिए इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, तो 180 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, ठीक है। और एल कितना है 1 मीटर, साइन थीटा तो साइन 90,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ई बराबर आपका आ जाएगा, देखिए 2 0 से ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। 18 से इसको काट देंगे 2 बार, 0.18 तो 10, और 10 से इसको काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻⁻4 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10⁻⁻4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये और रह गया बच्चों, ये 0 रह गया है, तो ये हो जाएगा 10⁻³ वोल्ट, ठीक है, 10⁻³ वोल्ट। तो देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह से आप क्या समझते हैं? इस प्रवाह के आइंस्टीन द्वारा। तो देखिए समझिए, मान लीजिए कोई धातु है, जब इस पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रवाह, ठीक है। तो देखिए जब किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो यहाँ देखिए मैंने एक प्लेट बना रखी है, धातु की प्लेट है, ठीक है। तो इस पे मान लीजिए बी, ठीक है, कोई न्यू प्रकाश डाला गया एच न्यू आवृत्ति का, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के इस प्रकार निकलने की जो घटना है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखिए कहा है कि आइंस्टीन के समीकरण, आइंस्टीन के द्वारा इसको समझाइए। तो देखिए समझिए, आइंस्टीन ने क्या कहा था? इन्होंने बताया था जब आप किसी धातु पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो ये क्या करता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और इस ऊर्जा को वो 2 कामों में यूज करते हैं। पहला तो इससे बाहर निकलने में, ठीक है, इससे बाहर निकालने में W के रूप में, वर्क के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा देने में, ठीक है। तो इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है? एच न्यू। कहाँ प्रयोग हो रही है? W और इसकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। कहाँ प्रयोग हो रही है? W और काइनेटिक। और ये जो न्यूनतम ऊर्जा जो इसको यहाँ से यहाँ निकालने के लिए चाहिए उसको बोलते हैं कार्यफलन, ठीक है। जरा समझते हैं क्या कहा था आइंस्टीन भाई साहब ने। इन्होंने कहा था आइंस्टीन के अनुसार जब उच्च आवृत्ति का कोई फोटोन, उच्च आवृत्ति का कोई फोटोन, ठीक है, आइंस्टीन के अनुसार उच्च आवृत्ति का कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है, जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ, ठीक है, तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अपनी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसको दे देगा? इलेक्ट्रॉन को। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी इस ऊर्जा को 2 जगह प्रयोग करेगा। पहला, और फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तथा इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का कुछ भाग W, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में, इस ऊर्जा जो W है इसको क्या बोलते हैं? कार्यफलन ऊर्जा भी कहते हैं, तथा कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा देने में, ठीक है, जो कि मैंने क्या कर रखा है। देखिए मान लीजिए ये जो ऊर्जा थी फोटोन के रूप में मिली एच न्यू, और इसे इलेक्ट्रॉन ने कहाँ यूज किया? कार्यफलन के रूप में, और काइनेटिक ऊर्जा के रूप में, गति ऊर्जा के रूप में। तो एच न्यू इक्वल टू कितना हो जाए? W + E के, ठीक है। यहाँ कुछ नोट पॉइंट लिखें, जरा इनको समझ लीजिए। यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा W से कम है, यदि ये जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा आई है W से कम है, समझिए जरा कि मान लीजिए जो इस धातु के पृष्ठ पर जो ऊर्जा आ रही है, ठीक है, वो W से कम हो, जो एच न्यू है, एच न्यू जो है W से कम हो, तो ये अगर W से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसमें से ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, ठीक है। तो वही बात लिखी गई है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा फोटोन की ऊर्जा से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, और यदि दी गई ऊर्जा धातु के लिए इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए पर्याप्त है, यानी कि निकालने के लिए पर्याप्त है, तब प्रकाश की इस आवृत्ति को क्या बोलते हैं? दैलीय आवृत्ति। मान लीजिए कोई एक ऐसी आवृत्ति का प्रकाश भेजा जो केवल इसमें से, इस धातु में से इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम आई है, केवल निकाल सकती है, तो इस न्यूनतम आवृत्ति को क्या बोलते हैं? दैलीय आवृत्ति, ठीक है। तो लिखा हुआ है यदि दी गई ऊर्जा धातु के लिए इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए पर्याप्त है तब प्रकाश की आवृत्ति दैलीय आवृत्ति कहलाती है, जो कि न्यू नॉट है। तब W इक्वल टू कितना हो जाएगा? H न्यू नॉट, क्योंकि इसी के बराबर होगी। तब देखिए समीकरण 1 में क्या कर देंगे? W का मान रख देंगे, तो देखिए एच न्यू का एच न्यू लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है, और W की जगह क्या लिख दिया? H न्यू नॉट प्लस E के। इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो जरा देखिए इधर सॉल्व कर देता हूँ। E के इज इक्वल टू H न्यू, ठीक है, इसको इधर लाए तो माइनस H न्यू नॉट, इसमें से H कॉमन किया हुआ है, H कॉमन किया तो Q न्यू माइनस न्यू नॉट, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा E बराबर कितना होता है? 1/2 mv मैक्स स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति जो ऊर्जा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ½ mv स्क्वायर इक्वल टू H न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक है। B क्या है? B मैक्स क्या है? इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल, अधिकतम वेग, ठीक है। और H क्या? प्लांक स्थिरांक आपको बताया। न्यू क्या? आवृत्ति है, ठीक है, क्या? आवृत्ति। M क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 5 का है, दे रखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमीय प्रतिरोध R, श्रेणी क्रम में परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक क्या होगा? तो देखिए समझिए LCR सर्किट के बारे में पूछा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने L
ठीक है, प्रेरकत्व लगा दिया और यहाँ पर एक संधारित्र लगा देता हूँ और यहाँ पर क्या है प्रतिरोध। ठीक है, तो इसकी जो प्रतिबाधा होगी वो मुझे कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, प्रतिबाधा कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बी बराबर कितना जोड़ा गया, बी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसके सिरों के वोल्टेज मान लेता हूँ कितना है, बी एल, इसके सिरों का वोल्टेज है बी एल, तो ये क्या है एल और ये सी आर, इसके सिरों का कितना हो जाएगा बी सी और इसके सिरों का कितना हो जाएगा बी आर। ठीक है, अब जरा समझिए यहाँ से आगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो धारिता के केस में समझो सबसे पहले कि धारिता सी में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री पक्षगामी होती है। यानी वोल्टेज क्या रहती है, धारा से 90 डिग्री पक्षगामी होती है, किसमें, धारिता सी में। वहीं दूसरा प्रेरकत्व को समझिए जरा, जबकि प्रेरकत्व में प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से कला में 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इसमें धारा क्या होती है, अग्रगामी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, प्रतिरोध में वोल्टेज तथा धारा के मध्य कलांतर कितना रहता है, कलांतर 0 रहता है। ठीक है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं फेजर ग्राफ बनाऊं तो जरा समझिए, इधर धारा है तो इसका प्रतिरोध का बनाएंगे तो इधर फेजर ग्राफ आ जाएगा, ये क्या आ गया बी आर। ठीक है, ये क्या आ गया बी आर, क्योंकि धारा की दिशा में कलांतर कितना 0। अब सी के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो सी में क्या होता है कि जो धारा है, वोल्टेज है, वो धारा से पक्षगामी रहता है, तो इसका कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी के लिए करें तो ये करना हो जाएगा, इसका पीछे देखिए वोल्टेज इधर है, सॉरी धारा इधर है और वोल्टेज 90 डिग्री पीछे, तो ये क्या बी सी। और इसमें क्या होता है, देखिए लिखा हुआ प्रेरकत्व में कितना होता है, वोल्टेज अग्रगामी होता है। ठीक है, वोल्टेज क्या होता है, अग्रगामी होता है, किससे, जबकि प्रेरकत्व में क्या होता है, वोल्टेज क्या होगा, अग्रगामी होगा। ठीक है, 90 डिग्री। अब देखिए इनका जो इनका अनुपात मान लेता हूँ कि मान लीजिए कितना है, ये इतना है बी एल। ठीक है, बी सी, यहाँ पे मैं बोल के चला हूँ कि बी एल जो है ग्रेटर देन है बी सी से। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो मान लीजिए वो यहाँ मिल रहा है मेरे को, तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ठीक है, ये रह जाएगा। ठीक है, इनका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ज़रा समझिए। तो इसको मैं थोड़ा सा बना लेता हूँ, इधर ये कितना आया आपका, ये हो जाए बी एल माइनस बी सी। ठीक है, और नीचे जरा इसका इधर है बी एल। ठीक है, ये इनका क्या रहेगा, परिणामी बी। ठीक है, तो बी बराबर निकालूंगा कितना हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर बी माइनस अंतर का साइन लगा लेता हूँ, बी सी का स्क्वायर प्लस बी एल का स्क्वायर। ठीक है, बी बराबर निकालो कितना हो जाएगा, रूट में बी एल माइनस बी सी का स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको धारा के टर्म में लिखूँ तो क्या रख दूंगा, आई आर एल। ठीक है, आर, और इसको क्या लिख दूंगा, आई, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, आई आर वहाँ लिखना था, इधर कर लेते हैं, बी इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा एक्स एल आई एक्स एल। ठीक है, माइनस आई एक्स सी। ठीक है, का स्क्वायर, और ये कितना आई आर, इसको आई को काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। देखिए आई को काउंट कर ले तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी। ठीक है, का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आई इधर भेज देंगे तो बी अपन आई कितना हो जाएगा जेड, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स एल एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये होगी आपकी प्रतिबाधा। ठीक है, तो एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा क्या होती है, इसको याद रखोगे, क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा था, डेरिवेशन इतना नहीं पूछता है। देखो बच्चों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 5 का खा। यहाँ दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास कितना दिया है, व्यास बराबर दिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर, तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो। यानी इसकी जो धारिता है, एक दूसरा धारिता दे रखा है, उसकी व्यास कितना दे रखा है, व्यास बराबर 200 सेंटीमीटर। ठीक है, वाले गोले, तो ये कैसा है, गोल संधारित्र, तो इसकी धारिता कितनी होती थी, सी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है, ए इंटू ए, तो इसकी जो धारिता होगी वो इसकी होगी, तो सी बराबर ये कितना हो जाएगा, 1/9 × 10⁹,
और ये कितना दे रखा है, त्रिज्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻²। ठीक है, तो सी बराबर कितना आ गया, ये हो जाएगा, ये खत्म, तो 1/9 × 10⁹। तो ये जो धारिता इस गोले की है उतनी धारिता किसकी, इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 1/9 × 10⁹। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है, ये होती है C = A∈0/D। तो C कितना है, C आया 1/9 × 10⁹। ठीक है, तो A कितना है, A नहीं दिया है तो A बराबर निकालें, तो देखिए R कितना हो गया, R बराबर कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा पाई, देखिए R कितना है 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और 10⁻⁻4। ठीक है, और ε0 का मान कितना हो जाएगा 8.85 10⁻12 और डिवाइडेड बाई कितना है, D कितना है, हाँ प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी, तो D बराबर, तो देखिए ये इधर पहुंच जाएगा, तो D बराबर निकालेंगे कितना हो जाएगा, जरा देखिए D बराबर, ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 9 × 10⁻⁻4 × 8.85 10⁻12। ठीक है, और पाई ये भी गुणा हो जाएगा 9 × 10⁻9। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली, तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना, हालांकि मैंने आपको इसको वीडियो में कराया तो मैं इसको शॉर्ट में कराऊंगा, इसकी थ्योरी को नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो जरा देखिए, मान लीजिए कोई वृत्ताकार कुंडली है और जिसकी त्रिज्या कितनी है A। ठीक है, त्रिज्या कितनी A, इसमें I एम्पीयर की धारा बह रही है, तो यहाँ पर एक छोटा सा DL खंड काट लेता हूँ। इस DL खंड के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो कितना आ जाए, dV = μ0 4π I dl sin θ/r²। ठीक है, A दे रखा तो A², थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो dV बराबर निकालेंगे तो μ0 4π I, ठीक है, dl sin 90 डिग्री। ठीक है, डिवाइड बाई A², पूरी के कारण निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र तो कितना रहेगा, इंटीग्रेशन dV = μ0 4π I dl/A², sin 90 की वैल्यू 1, तो इसको इंटीग्रेट करें तो B = कितना आ जाए, μ0 4π को कॉमन कर लेता हूँ, I और A² क्या कांस्टेंट, इंटीग्रेशन dl, तो dl का इंटीग्रेशन करूँगा तो कितना आ जाएगा 2π है, तो B बराबर कितना आ जाएगा μ0 4π I/A² × 2πA। ठीक है, A से A खत्म हो जाएगा, 2π से ये खत्म करेंगे तो कितना आ जाएगा μ0 I/2A। ठीक है, अगर आप इसका फुल वीडियो चाहते हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हो, उसकी लिंक मैं वहाँ दे दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप इसका प्रॉपर डेरिवेशन समझ सकते हो, मैंने कुछ न्यूमेरिकल भी कराए इसके ऊपर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो बिंदु आवेश 9e तथा 1 परस्पर a मीटर की दूरी पर हैं। बताइए कि एक तीसरे बिंदु आवेश q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में रहे। तो जरा समझिए, मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है, इसका 9e है चार्ज और इसका कितना e। ठीक, इनके बीच की दूरी कितनी है a। ठीक है, तो मैं एक आवेश मेरे को रखना है, तो मान लीजिए वो q आवेश ये मैं यहाँ रख देता हूँ और इसकी जो दूरी है यहाँ से x है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी a - x, यहाँ से पूरी a है तो यहाँ से x, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी a - x। तो इन दो, देखिए इस पर जो फोर्स लगे a है और इसके द्वारा फोर्स लगे दोनों बराबर होंगे, तो देखिए तो कितना हो जाए F। ठीक है, इन दोनों के कारण कितना हो जाए F, इसको नाम दे रहा हूँ 1 और इसको 2 इसको 3, तो F12 कितना हो जाएगा। ठीक है, और F31, तो ये दोनों बराबर होंगे संतुलन की अवस्था से, तो निकालूंगा तो 1/4π ε0, इसका मान कितना 9e और इसका कितना है e। ठीक है, डिवाइडेड बाई A²। ठीक है, A(x²), ये कितना हो जाएगा x², और यहाँ से क्या करेंगे 1/4π ε0, ये कितना है e। ठीक है, कितना है e और ये कितना हो जाएगा e, डिवाइडेड बाई ये कितनी दूरी a - x²। ठीक है, तो इससे ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, और e² से e² कट जाएगा, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 9a - x² = x²। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, यहाँ तक तो कोई समस्या होगी नहीं। इसको इस तरीके से लिख लें 3a - x का स्क्वायर = x², तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a - के 3x = x। इसको उधर भेज देते हैं, ये 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। 3a बराबर कितना आ जाएगा 4x, तो यहाँ से x बराबर निकालो, a बराबर निकालोगे, सॉरी x बराबर निकालोगे तो ना रहेगा 3a/4, तो आपको कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा 3a/4 डिस्टेंस पर इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब जरा अगला देखते हैं, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है।